नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और एक बार फिर से चीन और जापान आमने सामने आ चुके हैं, क्योंकि चीन ने एक बार फिर से अपनी हद पार करते हुए दोहरी जो विमान है वो तैनात कर दिए हैं जापान की सीमा पर। और इसीलिए दोनों देशों की चिंता, स्पेशली वैसे चाइना की तो चिंता नहीं, लेकिन जापान की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जहां इन्होंने विमान तैनात किए हैं जापानी सीमा की, वो सिर्फ 1200 किलोमीटर ही दूर हो जाती है। तो चलिए इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसा चाइना क्यों करा। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जापान ने अपने दोहरे विमानों, जो चीन है उसने अपने दोहरे विमानों की यहाँ पर तैनाती करी हो। इससे पहले जो एक विमान था सिर्फ उसको ही तैनात कर रखा था उसने। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। चीन ने पहली बार अपने दो विमान वाहक पोत, एक आपके लियाओनिंग और दूसरा है शानडोंग, इसके साथ ही प्रशांत महासागर में तैनात कर दिए हैं। ये पोत जापान के ईवो जो जमी है इसके पास से सिर्फ और सिर्फ जो टोक्यो है उससे 1200 किलोमीटर दूर हो जाता है, वहां पर स्थित है। इससे बीजिंग की जो सैन्य पहुंच है इसको असाधारण विस्तार दिखाया गया है कि जो बीजिंग अपनी सैन्य पहुंच का असाधारण विस्तार करता जा रहा है। जापान की इसमें प्रतिक्रिया क्या है और क्यों ये चिंता का विषय हो जाता है, चलिए समझते हैं थोड़ा सा जापान के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो भाई, जो लियाओपिंग पोत है ये जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र, इनका जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जाता है, इसमें प्रवेश किया है इन्होंने, भले ही ये प्रादेशिक जल का उल्लंघन नहीं हुआ है। शांगडोंग ने उड़ान भरते हुए J-70 जो 15 जेट है इसको जापानी टोही विमान P-3C के मात्र 35 मीटर पास उड़ान भरी, जिसे असामान्य रूप से करीब बताया गया है कि ये बेहद करीब था। पिछले कुछ महीने में चीनी जहाजों और विमानों द्वारा जो जापानी जल और वायु क्षेत्र है इसमें बार बार घुसपैठ करी जा रही है, निगरानी करी जा रही है, बार बार जो सुरक्षा जो पैमाने हो जाते हैं उनको यहाँ पर चोट पहुंचाई जा रही है। जैसे मैंने देखा ऊपर, देखो आपने विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है इसमें प्रवेश किया, हालांकि इसको उल्लंघन नहीं माना गया क्योंकि ये उसके अंदर प्रवेश नहीं किया, लेकिन ये उसके बहुत करीब से गुजरे। ठीक है, इससे चीन की जो संगठित नौसैनिक शक्ति है ये प्रदर्शन, ऐसा कहा जा रहा है कि ये अपनी जो नौसैनिक शक्ति है इसका प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस मंशा के कारण ये बार बार जापान को डराने के लिए इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। आगे समझते हैं जापान की रणनीतिक प्रतिक्रिया क्या हुई जब इस तरीके से उसने दो विमानों की तैनाती करी, उसका जो वायु क्षेत्र था वहां से विमानों को गुजारा और अपने उसके इकोनॉमिक जो विशेष जोन था उसमें प्रवेश करने की कोशिश करी। औपचारिक विरोध दर्ज किया गया इसमें जापान के द्वारा कि चाइना ऐसा नहीं कर सकता है। चाइना हर जगह तो अपनी मनमानी नहीं करेगा ना, किसी के अपने पर्टिकुलर बाउंड्री एरियाज हैं। जब हम आपके बाउंड्री एरियाज में नहीं जा रहे हैं तो आप हमारे बाउंड्री एरियाज में आकर के हमें विचलित नहीं कर सकते हैं। जापान ने अपनी जो निगरानी क्षमता है इसको बढ़ाने की घोषणा कर दी है कि अगर अगली बार ऐसा हुआ तो जापान भी इसका मुंहतोड़ जवाब देगा, और इसने इन सभी क्षेत्रों में जो आपके बॉर्डर एरियाज हो जाते हैं इसमें तैनाती को बढ़ा दिया है। सैन्य तैयारी इनकी बढ़ा दी गई है, विशेष रूप से ये लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें वहां पर तैनात कर रहे हैं और जवाबी हमले की क्षमताएं ये विकसित कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके से चाइना के द्वारा कोई भी हमला किया जाता है या उल्लंघन किया जाता है, उसके वायु क्षेत्र में प्रवेश किया जाता है या उसके इकोनॉमिक जोन में प्रवेश किया जाता है, तो हम हमला करेंगे। आगे बात करते हैं चीन की स्थिति क्या कहता है यहाँ पर बीजिंग, ये भी समझेंगे। एक तरफ हमने देख लिया है कि भैया जो ईरान इजराइल वॉर है वो शुरू हो चुका है, एक तरफ इंडिया पाकिस्तान वॉर होकर के बंद हो गया, आखिर फुल फ्लेज वॉर नहीं हुआ लेकिन वो वॉर जैसा ही था जो हमने कुछ दिनों पिछले देखा। ठीक है, रूस यूक्रेन वॉर चल ही रहा है, तो हम ये कह सकते हैं भाई कि तीसरा विश्व युद्ध जो है वो थोड़ा सा नजदीक आता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर यहाँ पे भी कुछ हो गया, क्योंकि ताइवान पर हमला करने ही वाला है चाइना, जैसे कि उसने बोला है कि 2026 उसका लास्ट है, 2026 में वो ताइवान पर हमला करके उस पर पूर्णतया कब्जा कर लेगा, तो वो स्वतंत्र एक स्वायत्त जो राष्ट्र है वो नहीं बचेगा। तो वहां पर भी हमें देखने को मिलेगा कि भाई हाँ यहाँ पर एक और युद्ध छिड़ चुका है। तो इस तरीके से हर एक पर्टिकुलर के जो मेन देश हो जाते हैं पर्टिकुलर एरियाज के, वो युद्ध में बिजी है, जो ये दर्शाता है कि किस तरीके से एक नया जो पावर बैलेंस जनरेट होने वाला है वो देखते बनेगा। चीन के अनुसार ये अभ्यास नियमित सैन्य प्रशिक्षण था। उनका कहना है कि ये जो अभ्यास हुआ है, ये जो स्थिति है उसमें चाइना ने कोई भी ऐसा मंशा नहीं थी कि वो जापान को परेशान करे, हम सिर्फ एक नियमित सैन्य अभ्यास कर रहे थे। अभ्यास किसी विशेष देश के खिलाफ हमने नहीं किया है कि हम स्पेशली कोई जापान के खिलाफ काम नहीं कर रहे थे। इनका उद्देश्य है कि एक ब्लू वाटर नेवी का निर्माण करना है, यानी कि ऐसी नौसेना जो गहरे समुद्र में लंबे समय तक काम कर सके। तो ये अपनी सेना में एक नई टुकड़ी ऐड करना चाहते हैं जिसको ये ब्लू वाटर नेवी नाम दे रहे हैं।
कौन ऐसा कर रहा है? तो ऐसा कर रहा है चाइना। ठीक है, आगे बात करेंगे। प्रशांत क्षेत्र में जो चीन की सैन्य गतिविधियां हैं उसमें भू राजनीतिक प्रभाव क्या हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी अगर वाटर बॉडी की बात करें तो वो किसी देश के अंतर्गत नहीं आता है, वो किसी देश का क्षेत्र नहीं हो जाता है, वो फ्री फ्लेज है पूरी तरीके से और सभी विश्व के सभी देश उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन चाइना क्या कर रहा है? धीरे धीरे इन क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है। तो देखो, भारत प्रशांत में शक्ति संतुलन में बदलाव आ सकता है। कैसे? चलिए समझते हैं। चीन की जो ब्लू वाटर नौसेना है, इसके विकसित करने की रणनीति यानी जो गहरे समुद्र में भी लगातार ऑपरेशन कर सके, अमेरिका और उसके सहयोगियों के प्रभुत्व को सीधी चुनौती दे रहा है। 2 विमान वाहक पोतों की संयुक्त तैनाती जो इन्होंने कर दी है, अब ये शक्ति प्रक्षेपण की एक बड़ी मिसाल कायम कर रहा है, जो कि दर्शाता है कि चीन अब केवल क्षेत्रीय ताकत नहीं रह गया है, बल्कि वैश्विक नौसैनिक शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। आगे बात करते हैं। द्वीप श्रृंखलाओं के पार वे विस्तार कर रहा है। चीन की जो परंपरागत नौसैनिक गतिविधियां हैं वो प्रथम द्वीप श्रृंखला जैसे जापान, ताइवान और फिलीपींस तक सीमित थी। अभी तक ये यहीं पर अपना शक्ति प्रदर्शन और सारी चीजें दिखा रहा था। और बता दूं तो जापान, ताइवान और फिलीपींस तीनों के साथ ही इसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। फिलीपींस के साथ हाल ही एक द्वीप को लेकर के झगड़ा हुआ था। ताइवान के साथ हमेशा इनका संघर्ष बना रहता है, ताइवान पर कब्जा करने की बात कर रहा है चाइना। और जापान के साथ भी दिक्कतें चलती ही रहती हैं, जैसे कि अभी देखा गया कि इन्होंने 2 विमान उसकी सीमा के पास तैनात कर दिए जाकर के, जिससे जापान ने बोला कि हम अगर आप ऐसा करेंगे आगे तो फिर इस बार हम आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। ठीक है, अब वो जो द्वितीय द्वीप श्रृंखला है जिसमें आपका अमेरिका आ जाता है, जिसका गुआम शामिल है, इस पर सक्रिय होता जा रहा है। ये अमेरिका की रणनीतिक पहुंच के लिए एक तरीके से चुनौती है, क्योंकि जो गुआम है वो अमेरिकी नौसेना और जो वायु शक्ति है इसका केंद्र माना जाता है। अगर इसके पास तक चाइना चला गया और वहां पर अपनी नौसेना का विस्तार करने लगा तो ये अमेरिका के लिए नाक कटने जैसी बात हो जाएगी। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप इधर ही उधर भटकते रह जाएंगे। क्षेत्रीय देशों पे रक्षा नीति में बदलाव। जापान की बात करते हैं, जो जापान जो है वो अपनी सुरक्षा नीति में बदलाव कर रहा है इसी चाइना को देख करके। लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात कर रहा है, सैन्य खर्च को वो बढ़ा रहा है और नाटो जैसी जो सुरक्षा साझेदारियां हैं उनकी तरफ बढ़ रहा है। फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम की बात करें तो ये देश भी अब अमेरिका के साथ सुरक्षा साझेदारी करना चाहते हैं, क्योंकि वो चीन को अपने लिए खतरे के तौर पर देख रहे हैं। फिलीपींस ने अमेरिका को फिर से सैन्य अड्डों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान कर दी है। अमेरिका की प्रतिक्रिया और सैन्य पुनर्संतुलन। अमेरिका ने पिवोट टू एशिया नीति के तहत अपनी सैन्य ताकत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में केंद्रित किया है। क्वाड हम जानते हैं भारत सदस्य है। एयूकोस जैसे जो मंच हैं इसका उपयोग करके अमेरिका साझेदार देशों के साथ जो रक्षा सहयोग है उसको मौजूद कर रहा है। ठीक है, चीन रूस सैन्य सहयोग की बात कर लेते हैं। जापान के आसपास रूस और चीन की जो संयुक्त नौसैनिक हवाई गश्त है एक नई ध्रुवीयता का संकेत देती है कि एक नया पावर सेंट्रलाइज होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसमें चीन और रूस है। और रशिया के द्वारा कुछ दिन पहले कहा गया था कि वो क्वाड को छोड़ करके, भारत जो है वो क्वाड को छोड़ करके क्या ज्वाइन कर ले? रिक ज्वाइन कर ले। रिक का मतलब क्या है? रिक का मतलब है रशिया, इंडिया एंड दी चाइना, और ये शॉर्ट में है आपका रिक। तो ये रिक को ज्वाइन कर ले कौन? इंडिया। और फिर हम लोग मिलकर के क्या करेंगे? एक नया पावर बैलेंस स्थापित करेंगे इस एशिया प्रशांत क्षेत्र में। इसमें अमेरिका, जापान के साथ साथ क्वाड और आसियान देशों में सामूहिक चिंता पैदा हुई है। व्यापारिक मार्ग और समुद्री सुरक्षा पर इससे बेहद खतरनाक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर इसने एक तरफा मामला कर लिया चाइना ने तो ये फिर देशों को व्यापारिक मार्ग यूज करने से रोकेगा, और अगर वो यूज करेंगे तो उनके लिए कुछ शर्तें लगाएगा, जो कि कूटनीतिक शर्तें आप जानते हो कि कैसी होती हैं चाइना की, और वो अन्य देशों के लिए खतरा उत्पन्न करेंगी। जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है उसको ये समाप्त कर देगा, क्योंकि वैश्विक जो आपूर्ति श्रृंखला है वो हमारी असुरक्षित हो जाएगी। भारत के लिए जो निहितार्थ है वो समझते हैं। भारत भी एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है इसके तहत भारत प्रशांत जो रणनीति है उसका हिस्सा माना जाता है। चीन के प्रशांत में बढ़ती गतिविधियों को भारत को हिंद महासागर में भी बढ़ती चीनी उपस्थिति का डर है। भारत अब जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ नौसैनिक अभ्यास, मालाबार और राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें की जा रही हैं। चाइना बाज नहीं आने वाला है। चाइना हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है जिससे वो दूसरे देशों का ध्यान भटकाता रहे और अपने जो इंटरनल काम है उनको करता रहे। बाकी आप सभी का क्या कहना है जरूर बताइएगा। लास्ट में क्वेश्चन है आपके लिए, जो हाल ही में जो चीन है वो किन 2 जो विमान
विहार पोत हैं उनको प्रशांत महासागर में एक साथ तैनात किया है। फ्यूजियान और शांगदोग, लियाओंगिंग और फ्यूजियान, लियाओंगिंग और शांगदोग, शांगदोग और टाइप 05। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।